हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आपको मेरी पिछली वीडियोस पसंद आई होगी। तो मैंने अभी न्यू वीडियो एक अपलोड की है जिसमें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो आज राजनीति विज्ञान से संबंधित है। इस राजनीति विज्ञान में हम सबसे पहले देखेंगे संविधान को बनाने के लिए किन किन समितियों का गठन किया गया था और उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे। तो उनमें से पहले हैं प्रारूप समिति, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। दूसरे हैं संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरी समिति थी नियम समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चौथी है प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। पांचवी है झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। अगला है संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है परामर्श समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला है कार्य संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष KM मुंशी जी थे। अगला है राज्य समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है सर्वोच्च न्यायालय समिति, जिसके अध्यक्ष S वरदाचार्य थे। अगला है मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। और अगला है हमारा अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। ये थे संविधान के निर्माण के टाइम पे बनाए गए कुछ समितियां और उप समिति और उनके अध्यक्ष। ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इसमें कई बार पूछा जाता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, या फिर राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये कई बार IAS, IPS और PSC और कई एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस में आया हुआ है, इसलिए आप इसे एक बार ज़रूर देख लें। ओके, और उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे संविधान की अनुसूचियाँ। आपको पता होगा हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और उसके 22 भाग हैं। ठीक है, या यह कहा जाए कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों में हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो चलिए इस संविधान की 12 अनुसूचियों को पहले देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स को रखा गया है। इसमें प्रथम अनुसूची है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। हमारा जो द्वितीय अनुसूची है उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन और पेंशन का उल्लेख किया गया है। अर्थात कहा जाए तो दूसरी अनुसूची में सभी भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों के वेतन और पेंशन का उल्लेख है। हमारी जो तीसरी अनुसूची है इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों या फिर जज आदि को पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। हमारी जो चौथी अनुसूची है उसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। अगली है सूची हमारी पांचवी अनुसूची। इस पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठवीं अनुसूची इसमें असम, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। हमारी सातवीं अनुसूची है, इसमें संघ सूची के 97 विषय, राज्य सूची के 66 विषय और समवर्ती सूची के 47 विषयों के उल्लेख मिलता है। इस संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं इनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम आठवीं अनुसूची की ओर बढ़ते हैं कि आठवीं अनुसूची में क्या है। हमारी जो आठवीं अनुसूची है इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। नवीं अनुसूची में संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य के द्वारा संपत्ति अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है। हमारी जो 10वीं अनुसूची है
यह 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। हमारी जो 11वीं अनुसूची है, इस अनुसूची के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इन सभी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये तो थे हमारे भारत की 12 अनुसूचियाँ। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं भारत में भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत या फिर भारतीय संविधान किन किन देशों के संविधान से मिलकर बना है। इनमें से पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, जिनके संविधान से हमने मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन व शक्तियाँ, निर्वाचित राष्ट्रपति व उस पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद कैसे चयनित किया जाता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है कि किस प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली को बनाए रखना है, एकल नागरिकता के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए और विधि संविधान निर्माण या फिर कानून के निर्माण की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अगला है कनाडा। कनाडा के संविधान से हमने संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास व केंद्र राज्य के मध्य क्या संबंध होने चाहिए, इसके बारे में हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अब है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अगला है जर्मनी। जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल उपबंध के बारे में अपने संविधान में व्यवस्था की है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, प्रस्तावना की भाषा, इन्हें हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया है। जापान के संविधान से हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को या फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है। अगला है रूस से हमने मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं ली हैं। और फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। ओके, ये थे हमारे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कि हमने अपने भारत के संविधान को बनाने के लिए किन किन देशों के संविधान का समन्वय किया है, ताकि हमारा भारत का जो संविधान है वो पूरी तरह से भारतीय नागरिकों के लिए व्यवस्थित हो सके। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो 22 भागों के बारे में है कि हमारे भारत में जो संविधान बना है उसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि 12 क्या है। 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग। अब हम अपने 22 भाग की ओर बढ़ेंगे कि हमारे संविधान की जो 22 भाग हैं उनमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं और वो किस लिए हैं और किससे संबंधित हैं। तो हमारे संविधान का जो भाग 1 है वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जिसका जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 मौलिक अधिकार से है, जिसका अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। भाग 4 का मूल कर्तव्यों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 51A से संबंधित है। भाग 5 संघ की शासन व्यवस्था से संबंधित है, जिसका अनुच्छेद 152 से 237 तक है। भाग 6 राज्यों का शासन, जो अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णित है। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, जो अनुच्छेद 238 में वर्णित है।
भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, जो अनुच्छेद 239 से 242 तक वर्णित है। भाग 9 में पंचायतें हैं, जो अनुच्छेद 243 का से ड़ा तक का विषय है। भाग 9 का में नगर पालिकाएँ हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 243 ता से छा तक का विषय है। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों, ये इन विषयों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 244 तथा 244 ए में वर्णित है। भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक संबंधित है। भाग 12 वित्त, संविदाएं, संपत्ति और वाद, इनसे संबंधित है, ये इनके विषय हैं। भाग 12 के विषय हैं, जो अनुच्छेद 246 से लेकर अनुच्छेद 300 तक वर्णित है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, यह भाग 13 का विषय है। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक इनमें इनका वर्णन है। भाग 14 संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक इनका वर्णन है। भाग 15 का विषय है निर्वाचन, इस जो अनुच्छेद 324 से 339 तक वर्णित है। भाग 16 कुल वर्गों के संबंध में विशेष उपलब्ध, जो अनुच्छेद 330 से 342 तक वर्णित है। भाग 17 राजभाषा, जो अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णित है। भाग 18 आपातकाल उपबंध, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है। भाग 19 जो प्रकीर्ण से संबंधित है, जो अनुच्छेद 361 से 367 तक संबंधित है वर्णित है। भाग 20 का विषय संविधान संशोधन है, जो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंधों से संबंधित है, अनुच्छेद 369 से 392 तक इनका वर्णन किया गया है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसरण का विषय है, जो अनुच्छेद 393 से 395 तक वर्णन किया गया है। ये तो हमारे भारतीय संविधान के 22 भाग, हमने 22 भाग पढ़ लिए और 12 सूची पढ़ ली। अब हम बात कर लेते हैं भाग 1 की। भाग 1 में कौन सा क्या क्या वर्णन है। भाग 1 है राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ क्या विशेषताएं इसकी, ये देख लेते हैं। इसमें देशी राज्यों का विलय, स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र 2 वर्गों में विभक्त था, ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत थे, जबकि देशी रियासतों की संख्या 600 थी, जिसमें से 542 रियासतें को छोड़कर शेष 58 पाकिस्तान में शामिल हो गई और 542 रियासतों में से 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने में काफ़ी परेशानी को सामना करना पड़ा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में तब मिलाया गया जब उसका शासन पाकिस्तान भाग गया। हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई द्वारा मिलाया गया। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तान कबायलियों के आक्रमण के कारण भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों को एकीकृत करके भारत में राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया, जैसे ए, बी, सी और डी में बांट दिया गया। जून 1998 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए धर आयोग स्थापित किया गया। इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि नए राज्यों के निर्माण के आधार भाषा नहीं अपितु प्रशासनिक कार्यकुशलता होनी चाहिए। उसके बाद JVP समिति दिसंबर 1948 में कांग्रेस के 3 नेताओं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया ने एक समिति बनाई गई और समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की। अगला आयोग था फजल अली आयोग, जो वर्ष 1953 में भारत सरकार ने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को गठन सबसे पहले किया, जिसके फलस्वरूप एक आंदोलन शुरू हुआ। अतः सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में नए राज्यों का गठन के बारे में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और KS मणिक्कर थे। अगला है हमारा भाग 2।
भाग 2 सिटीजनशिप से संबंधित है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या विषय उपबंध है। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, जिसके तहत संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। 1995 अधिनियम वर्तमान भारतीय नागरिकता का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जैसे पहला है जन्म से, बाय बर्थ। कोई व्यक्ति यदि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, या वह भारत का नागरिक होगा। यह नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जन्म से नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक को भारत का नागरिक होना आवश्यक होता है। वंश परंपरा से, भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिया गया है। तीसरा है पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, यथा पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 6 माह अब 5 वर्ष पूर्व भारत में निवास करने वाला व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, किंतु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो। ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो। भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे। राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार में नौकरी करते हैं। और है देशीकरण से, बाय एटुलेशन, काफ़ी लंबा है इंग्लिश है। देशीकरण से कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है और 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है, भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत का नागरिक वह बन सकता है। अगला है भूमि के अर्जन से। यदि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में उसका विलय किया जाता है, जो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की नागरिकता का अंत कैसे किया जाता है। यदि किसी भारत की नागरिकता को खत्म करने के 3 प्रकार हैं। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, नागरिकता का परित्याग करने पर, या सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर देने पर। ये 3 तरीके हैं किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को समाप्त करने का। अगला हम बात कर लेते हैं भाग 3। हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कई बार एग्जाम पेपर में अनुच्छेद, भाग और कौन किससे संबंधित है ये पूछ लेता है। जैसे पूछ देगा मूल अधिकार किस भाग में है, तो आपको बताना पड़ेगा 3, और मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो 12 से 35 तक। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना भाग 3। मूल अधिकारों का विचारों का सूत्रपात 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से हुआ था। सर्वप्रथम भारत में मूल अधिकारों की घोषणा के लिए 1895 में मांग की गई। श्रीमती एने बेसेंट के द्वारा 1915 में प्रवर्तित भारतीय संविधान विधेयक या होम रूल में, फिर 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भी इन अधिकारों की मांग की गई थी। संविधान सभा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में परामर्श समिति का गठन किया। इस समिति के सलाह पर अधिकारों के लिए एक उप समिति बनाई गई, जिसमें JB कृपलानी, मीनू मसानी, KT शाह, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, KM पडिक्कर और राजकुमार अमृत कौर आदि को सदस्य बनाया गया। परामर्श समिति तथा उप समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे भाग 12 में एक नया अध्याय 4 जोड़ दिया गया।
तथा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी एवं विधिक अधिकार है जो अनुच्छेद 300A का विषय है। कुछ मूल अधिकार केवल देश के नागरिकों के लिए है, जबकि कुछ विदेशी व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध हैं। संकरी बनाम बिहार राज्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार मूल अधिकारों में संशोधन के बारे में फैसला दिया था। मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, किसी क्षेत्र में सेना का शासन हो तथा महिलाओं, बच्चों या पिछड़ी जातियों का कल्याण करना हो, तभी मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। अब हम इसका वर्गीकरण देख लेते हैं कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो 6 हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 का विषय है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 का विषय है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 का विषय है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 का विषय है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 का विषय है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 का विषय है। तो चलिए एक एक करके अपने अधिकारों को देख लेते हैं। हमारा जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, तो अनुच्छेद 14 में सभी को विधि के समक्ष समानता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 15 में राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी को लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी तथा उनमें किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नियुक्तियों तथा पदों के आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। आरक्षण विशेष कारणों के सिवाय 50% से अधिक नहीं हो सकता। अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता पर रोक लगाई गई है। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संसद ने 1955 में सितंबर में संशोधित किया था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया था जो पूरे भारत में लागू होता है। अनुच्छेद 18 इस अनुच्छेद द्वारा उपलब्धियों का अंत किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक का विषय है। अनुच्छेद 19 के द्वारा इस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, निर्बाध विचरण और निवास की स्वतंत्रता, समुदाय या संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता,